इस्तीफा दे की बात कर रहे हैं आप। ऑलरेडी सरकार का टाइम पूरा होने वाला, तो इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? देखो, हम इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं कि देखो, छः महीना रह चुका है इलेक्शन को 24 के, लेकिन 6 महीने के अंदर वो क्या क्या बेचेंगे इसका भरोसा नहीं है। जैसा कि जो हम लोग जो बिजनेस करते हैं, वो मोदी ने जाके अमेरिका में बोला कि मैं एक व्यापारी हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ व्यापारी आदमी के देश को भी बेच के भाग सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 6 महीने पहले भी इस्तीफा दे कुछ देश का पार्ट बच जाएगा। मैं इस्तीफा इसलिए मांग रहा हूँ कि उनका सलाहकार, अर्थ सलाहकार जेबे रॉय ने बोला कि देश का संविधान बदलना चाहिए, तो मैं उससे अपील करता हूँ, अगर आप संविधान पद के ऊपर होके संविधान का अपमान करते हैं, तो मैं मोदी सरकार से मांग कर रहा हूँ कि विवेक ओबेरॉय का इस्तीफा लेना चाहिए और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप खुद इस्तीफा दो। मोदी सरकार की मेरी मांग है कि मोदी सरकार इस्तीफा दे, क्योंकि मोदी सरकार की जिम्मेदारी बनती है ऐसे आदमी को साथ में रखते हो तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि खुद मोदी सरकार पहले इस्तीफा दे। आपने सुरेश जी, आपने जिस तरह अपने मांग पत्र पर ये लिखा है कि भारतीय लोकतंत्र को बचाना है और संविधान को बचाना है, क्या आपको लग रहा है कि डेमोक्रेसी खतरे में है और संविधान डेंजर में है? और लग रहा है तो क्यों लग रहा है? देखो भाई, डेमोक्रेसी का जो संविधान जो देश का है, डेमोक्रेसी जो देश की है, वो लोकतंत्र सब में 3 नंबर का लोकतंत्र है देश के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। उसके लिए मैं इसलिए लोकतंत्र खतरे में कहता हूँ कि इन्होंने जो अध्यादेश लाए, आप देख रहे हैं नए नए अध्यादेश निकाल जाते हैं, नए नए बिल निकाले जाते हैं और एक खुद के खुद बिल पास करवा लेते हैं। हो सकता है जाते जाते इन्होंने अगर कुछ देश का कुछ बड़ा तंत्र बेच जाएंगे, लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। तो इसलिए चाहता हूँ कि मैं लोकतंत्र खतरे में है और देश के प्रधानमंत्री मेरे को विश्वास नहीं है पीएम पे, वो कभी कुछ भी कर सकते हैं। पर पीएम मोदी जो हर भाषण में जो है संविधान को सर्वोपरि मानते हैं और अपने भाषण में कहते भी हैं कि संविधान सबसे पहले है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि संविधान खतरे में? देखो, उन्हें कहने और कथने में फर्क है। अगर संविधान का विश्वास करते हो तो निजीकरण नहीं लाते, वो बेरोजगारी नहीं बढ़ाते, वो महंगाई नहीं बढ़ाते। हाल में ये 70,000 हाँ, नौकरियां गई और उन्होंने अभी नीति आयोग के माध्यम से पूरे देश के अंदर उन्होंने 40 लाख स्कूलों को प्राइवेट किया, जो गवर्नमेंट स्कूलों थी। तो ये संविधान के विरोध में है। संविधान के उन्होंने बिल लाया, अभी जो महिला सशक्तिकरण बिल लाया, ये भी संविधान के विरोध में। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल पहले लागू किया था, अगर वो लागू करते तो महिला को 33% आरक्षण था। जी, आप इंडिया और भारत की भी बात कर रहे हैं, जहाँ पर आपने जिक्र करा है मोहन भागवत जी का। आप कह रहे हैं कि उन्होंने इनको अलग अलग किया है, तो क्या भारत देखो, भारत ये शब्द आर्टिकल 1 में दिया है संविधान के। 1 नंबर क्या कहता है भारत का? इंडिया इज द भारत। तो इंडिया का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? इंडिया बोले तो इंडिपेंडेंट नेशन, डेमोक्रेसी इन अगस्त, ये इंडिया का मीनिंग होता है। बात सुनो, आपको मैं यहाँ रोकना चाहूंगा। इंडिया शब्द किसने दिया था? बाबा साहब ने दिया है। बाबा साहब नहीं दिया था, बाबा साहब संविधान में दिया था। बाबा साहब ने कैसा किया है? आप गलत कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा था, आप गलत। संविधान के पहले अनुच्छेद में इंडिया इज दैट भारत, हाँ, इज दैट इंडिया, तो हाँ। भारत से दिक्कत क्या है आपको? मुझे भारत से दिक्कत कुछ नहीं। मुझे भारत, बाबा साहब ने इंडिया के संविधान में लिखा है। इंडिया का संविधान भारत कहने को बोलता है, इंडिया कहने को बोलता है। तो भागवत का क्या मतलब आता है कि इंडिया अलग करो, भारत अलग करो? कहाँ अलग कर दिया? वो बोल रहा है भारत बोलना चाहिए, इंडिया शब्द निकाल देना चाहिए। तो भाषण में बोल रहा हो तो भागवत साहब को मैं आरोप लगाता हूँ कि भागवत साहब ने देश से माफी मांगे, नहीं तो भारत सरकार उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करे, देशद्रोह का गुना दाखिल करे। मैं मोहन भागवत को यहाँ से अपील करता हूँ, और मोहन भागवत भारत और इंडिया को अलग करने की कोशिश करेगा तो भारत के टुकड़े करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उनको मेरा आरोप है, इंडिया रहेगा। इंडिया अगर बेवराई पर एफआईआर नहीं होती तो बहुजन समाज क्या आगे आएगा? आपके जो बड़े लीडर्स हैं बहुजन से, क्या वो आगे आएंगे इस बात के लिए? अरे ये तो उन्होंने पहले हार मान ली सरकार ने। विवेक ओबेरॉय का एफआईआर हो ना हो तो खुद ही सरकार ने पहले बता दिया मोदी ने कि मेरा इसके अंदर उसका वैयक्तिक मत है। तो ये हमारी जीत हो गई। इसलिए चाहता हूँ कि विवेक ओबेरॉय को पद से हटाना चाहिए या उसकी एफआईआर दर्ज करना चाहिए। एक बेवराई की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने किस तरह से संविधान में उपयोग किया? आपने वो संविधान के पद पे है, अभी सलाहकार है, अर्थशास्त्री बोल के साथ में काम करता है सलाहकार बोल के। उसकी जिम्मेदारी है सिर्फ सलाहकार देने का, अर्थ को व्यवस्थित करने का, देश की इकोनॉमी को सिस्टम करने का, सबका साथ देने का। लेकिन वो उसकी जरूरत क्या संविधान के बारे में बात करने की? संविधान में संसद ने बात किया था, संविधान में संसद के अंदर लोग बैठे, उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है बनाने का। इसका मतलब वो जबरदस्ती सलाहकार के माध्यम से मोदी को उस्का रहा है कि तुम संविधान में बदलने की कोशिश करो। आज जंतर मंतर पर मुख्य उद्देश्य क्या है आपका धरना देने का?
मेरा 5 नोटिस दिया मैंने, मोहन भागवत एफआईआर दर्ज किया जाए, वो भी एफआईआर दर्ज किया जाए। मुख्य न्यायाधीश की बात करो, मुख्य न्यायाधीश को आज कितने लोग ट्रोल कर रहे हैं। उनके ऊपर क्यों की जाए एफआईआर? एफआईआर नहीं किया है, बोला मैंने, उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, उनकी सुरक्षा बढ़ाया जाए। वो जो उनको ट्रोल करे सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, इंडिया के लोग जो है जो कुछ आपने कोशिश की उससे दर्ज कराने की, जो उनके खिलाफ कर रहे हैं उनके कोई कोशिश की आपने? मैंने कोशिश किया, इसलिए मैं आज आंदोलन करने यहाँ पर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो सीजीआई को ट्रोल कर रहे हैं, जो गंदी भद्दी बातें यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे भी बोल रहे हैं, उसके रोक लगाना चाहता हूँ मैं। वो संविधान के विरोध में, वो चीफ जस्टिस है, उसका मान सम्मान होना चाहिए। तो इसीलिए भारतीय समाज सीजीआई के साथ में है, और कुछ उसको हो जाता है तो भारतीय समाज उठेगा और सीजीआई को प्रोटेक्शन देगा। जो इस समय देश की हालात है, कंस्टिट्यूशन है, आपको उसे देख के क्या लगता है? आज की अवस्था बहुत खराब है। आप मणिपुर देखने जाओ, आप अभी हरियाणा के दंगे देखे होंगे, आपने दिल्ली के दंगे देखे होंगे, आपने इसके बारे में और कोई दंगे जो छोटे मोटे दंगे गाँव में, शहरों में हो चुके। इसकी वजह से भारत के अंदर जो हालात है वो गंभीर है। तो इसके ऊपर में राष्ट्रपति को पत्र लिखा है कि देश की सुरक्षा बढ़ाई जाए। आने वाले दिनों में देश के कोई भी सामाजिक तत्व जो होते हैं, असामाजिक तत्व जो होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि देश के सीजीआई का प्रोटेक्शन, सुरक्षा बढ़ाया जाए। 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, और 2024 के बारे में आप? मैं चाहता हूँ 2024 के अंदर शांति चुनाव हुए। इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है, मन को लग रहा है कि जब गोधरा कांड हुआ तो मोदी जी सीएम बने, बाद में 19 के अंदर पुलवामा काम हुआ तो वो पीएम बने। इसके पहले जो भी दंगे हुए देश के अंदर, मैं चाहता हूँ कि ये प्रोविजन करके दंगे किया जाता है और हिंदू मुस्लिम के वोट को ध्रुवीकरण करके वोट लेते हैं। इसलिए मैं देशवासी राष्ट्रपति को अपील करता हूँ कि आने वाले जो चुनाव है, आने 4 राज्यों में चुनाव है, इसकी सुरक्षा बढ़ाए, मंदिर मस्जिदों की सुरक्षा बढ़ाए, बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ाए, ताकि आने वाले दिनों में देश के अंदर कोई भी अशांति ना हो, शांति से चुनाव हो। ये मेरी अपील है। और 2024 का चुनाव अगर शांति से होगा तो एनडीए जाने वाला है, एनडीए हटने वाला है। अमित शाह जी तो कहते हैं हम 400 सीटें लाएंगे, आप कह रहे हैं हटने की बात कर रहे हैं। अमित शाह तो बोलेगा, उसका मसल पावर है, मैन पावर है, ईवीएम की पॉलिसी के बारे में बोलेगा। लेकिन देश के आज देख रहे हैं आप, मध्य प्रदेश में तो हारने वाले हैं, इधर कर्नाटक में हारे, मुंबई में हारे, महाराष्ट्र में हारे, पंजाब में हारे, उसके बाद में तुम्हारे दिल्ली में हारे। ये हारने का उनका सीजन चालू हो चुका है। आज जंतर मंतर की धरती से आप क्या संदेश देना चाहेंगे और ज्ञापन किसको? मैं आज पूरे भारतवासियों को, देश के जो भी गरीब तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास तबके के लोग हैं, अपर क्लास तबके के लोग हैं, उनको मैं यहाँ से अपील करता हूँ कि आने वाले दिनों में कोई भी हालत के अंदर अगर मोदी सरकार फिर से आएगी तो देश के लोकतंत्र को ज्यादा खतरा होगा, और तुम्हारा हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी कम होने वाली नहीं है। अगर आपको बेरोजगारी, महंगाई कम करनी होगी, देश को बचाना होगा, लोकतंत्र को बचाना होगा, तो आपको मोदी के विरोध में वोट करना पड़ेगा। इंडियंस अगेंस्ट एनडीए की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से अपील कर रहा हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।